यहाँ देखिए, ये जो आपका चैप्टर है सोशल में, जिसमें लिखा गया है पृथ्वी की संरचना एवं बदलती घटनाएं। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला एक चैप्टर है पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की जो संरचना वाला चैप्टर है, इसमें आपका विभाजन आता है। इसमें सियाल है, सीमा है, निपेट, ये जो सुरेश महोदय का वर्गीकरण है। आपने अभी जो अभ्यास किया था उसमें से पूछा गया है सियाल किससे बना है, सीमा किससे बना है, निपेट किससे बना है। तो ये प्रश्न ये हो जाता है। आंतरिक संरचना में दूसरी चीज़ और होती है, इसका दूसरा भी विभाजन किया गया है, जो क्रस्ट के रूप में है, मैंटल के रूप में है, कोर के रूप में। और अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये है। तो यह एक अलग चैप्टर बन जाता है। लेकिन बदलती घटनाओं में, चूँकि घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं, चाहे पृथ्वी के साथ हो चाहे मनुष्य के साथ हो, तो बदलती घटनाओं में अंतर्जात बल और बहिर्जात बल 2 तरह के बल हैं, जिसमें से अंतर्जात बल के कारण ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया हो रही है। और ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया में मुख्य भूमिका होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये सबसे नवीनतम जो सिद्धांत है, यही वर्णित करता है कि जहाँ पे प्लेटें पाई जाती हैं विनाशात्मक, वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएँ सर्वाधिक होती हैं। तो आपका मुख्य रूप से जो चैप्टर यहाँ पे लिया गया है ज्वालामुखी का, उसमें इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। और पहला जो भाग है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी तक आपका है। यहाँ देखिए, ज्वालामुखी की परिभाषा दी गई है। ज्वालामुखी इसी परिभाषा से आप देखिएगा और इसी के रूप में आप इसको समझ लीजिएगा। तो पहली चीज इसमें दी गई है, ज्वालामुखी एक छिद्र होता है जिससे तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प निकलते हैं। यहाँ पे इतनी चीजें आपको बताया गया है। छिद्र से क्या क्या निकल रहा है? तप्त गैस, और क्या निकल रहा है? तरल लावा, और क्या निकल रहा है? राख, और क्या निकल रहा है? जलवाष्प। इतनी चीजें निकल रही हैं। दूसरा पॉइंट अब आपका है कि अगर निकलने वाले पदार्थों में गैस और जलवाष्प है, तो उस गैस और जलवाष्प में 60 से 90% हिस्सा इसी का। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? गैस और जलवाष्प का। कितना हिस्सा है? 60 से 90%। तो ये तो प्रश्न आपका बन गया कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसकी है। या अगर कहीं लिखने वाली परीक्षा है, जैसे डीएलएड इत्यादि में या किसी मेन परीक्षा में आप लिख रहे हैं, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को लिखिए। तो लिखने का तरीका में अगर इस टाइप से आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। गैस और जलवाष्प है। गैसों में कौन कौन सी गैस निकल रही है? CO2 निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। N नाइट्रोजन की निकल रही है। H हाइड्रोजन है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी चर्चा पहले से ही की जाती है, पर्यावरण में भी की जाती है, दम घोटू गैस के रूप में भी की जाती है। HF हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में, HE हीलियम के रूप में, और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। तो इतनी चीजें यहाँ से निकलने वाली गैसें और जलवाष्प की। अब जो ठोस पदार्थ हैं, जिनको विखंडित कहा गया, विखंडित जो टूट फूट करके बाहर निकल रहे हैं और ठोस के रूप में है तभी टूट फूट करके निकल रहे हैं, ऐसे पदार्थों में टफ क्या है? उसमें एक पदार्थ है टफ। टफ किसे कहते हैं? धूल और राख से बने जो टुकड़े जो ज्वालामुखी से निकल रहे हैं, उसको टफ कहते हैं। फिर लैटली क्या है? मटर के दाने के आकार के जो पदार्थ निकल रहे हैं, वो लैटली है। बम उसी में से निकल रहा है। बम के बारे में बताया कि ये कुछ इंच से लेकर के कुछ फीट तक होता है। फिर अगला प्रश्न है ब्रेसिया। कोणाकृत आकार, त्रिकोण आकार के जो पदार्थ निकल रहे हैं, उसे ब्रेसिया कहा गया। तो ये आपका दूसरा हो गया। पहला हो गया गैस और जलवाष्प, दूसरा हो गया विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ के बाद तीसरा जो निकलने वाला पदार्थ है वो है लावा। लावा जब तक भूगर्भ में है तब तक उसे मैग्मा कहते हैं। जब धरातल पे आ जाएगा तो वो लावा हो जाएगा। जैसे जब तक भोजन नहीं बना है तब तक वो चावल है, और जब भोजन बन गया तो क्या हो गया? भात हो गया। तो इस तरह से वही
पोजीशन है इसमें। जब तक जमीन के अंदर है तब तक मैग्मा है, और जब धरातल पे आ गया तो लावा है। अब ये कह रहे हैं कि लावा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिड लावा जो गाढ़ा होता है, जिससे शंकु के आकार की संरचना धरातल पर बनती है। स्ट्राम्बोली इसी तरह के शंकु का उदाहरण है इटली में। पाई डी डोम फ्रांस में इसी शंकु का उदाहरण है पर्वतमाला के ऊपर। जो बेसिक लावा होता है वो हल्का होता है, पतला होता है, शंकु नहीं बना पाता है, फैल जाता है। तो जब फैल जाएगा तो उससे पठार का निर्माण हो जाएगा। जैसे दक्षिण भारत का पठार है वो बेसिक लावा का उदाहरण है। लेकिन अगर वहीं ऊंचे ऊंचे जो कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे क्षेत्र मिल जा रहे हैं, उसमें ऊंची ऊंची चोटियाँ मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ का जो लावा निकला था तो एसिड के रूप में था, गाढ़ा रूप में था। तो बेसिक वाले में उदाहरण मिल गया, इससे चपटा शंकु बनता है। और हवाई द्वीप में स्थित मोना लोवा इसका उदाहरण है। हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में स्थित प्रमुख द्वीपीय क्षेत्र है। इसके बाद फिर यहाँ तक आपने देखा, अभी बात केवल यहीं तक हुई है। ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो विखंडित पदार्थ है टफ के रूप में, लैवली के रूप में, बम के रूप में, ब्रेसिया के रूप में है। लावा जो है वो दो प्रकार का है, एसिड लावा है, बेसिक लावा है। ये एसिड लावा के उदाहरण है, ये बेसिक लावा के उदाहरण है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी के अंग के बारे में बताया गया। ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा में इस तरह का चित्र बना दे आपके सीटेड इत्यादि, और उसमें से पूछे कि फला अंग कौन सा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मिलान करिए। तो उसके लिए आपका ये काम देगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्षा का वो चित्र दे देते हैं, पूछते हैं फला वर्षा एक किस प्रकार की है। तो ये चित्र आप देख रहे होंगे, ये धरातल है। धरातल से नीचे भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, लेकिन ये जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो चट्टानों के रूप में बनती हैं, मुख्य रूप से आग्नेय के रूप में बनती हैं। ये सबसे ऊपर हिस्सा इसका ज्वालामुखी छिद्र है। ज्वालामुखी छिद्र के बाद ये क्रेटर है, इसका मुख है। मुख धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, उसको कार्डेरा कहा जाता है। और कार्डेरा का जो शाब्दिक अर्थ है वो खड़ा है। इसके बाद फिर यहाँ पे ज्वालामुखी पाइप बनी है, इसी पाइप से उद्गार हो रहा है। अगर उद्गार नहीं हो पाया, कुछ ऐसा भी मैग्मा होगा जो यहाँ के दरारों में जमेगा, छिद्रों में जमेगा, तो उसी से लैथोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, डाइट, सिल्क, ये सब चीज़ें बनेगी। तो ये आपका हो गया ज्वालामुखी का अंग। ज्वालामुखी के अंग के बाद फिर अगला है टाइप ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार जो है वो सक्रियता के आधार पर है। सक्रियता के आधार पर जो है, इसमें इसकी जो क्रिएटिविटी है वो अगर लगातार वो उसमें उद्गार हो रहा है, जब से वो उत्पन्न हुआ आज तक अगर उसमें उद्गार लगातार हो रहा तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी की पहचान की गई है और इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। दूसरा है प्रसुप्त। प्रसुप्त को ही कहते हैं सुषुप्त। सुषुप्त में उद्गार कुछ समय होता है, फिर 200-400 वर्ष शांत हो जाता है, फिर होता है, फिर 200-400 वर्ष बाद शांत होकर के फिर हो जाता है। तो इसी नाते इसका नाम प्रसुप्त दिया गया, सो करके जाग जाता है। तो इसी नाते इसका ही उदाहरण आपको पढ़ना है। फिर अंत में है शांत। शांत जब होता है वो एकदम निश्चित हो जाता है, शांत में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार अगर आ गया है फिर इसमें उद्गार की संभावना क्षीण हो जाती है और उस क्षेत्रों में बस्तियां इत्यादि, शहर इत्यादि बस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई सक्रिय, प्रसुप्त और फिर शांत। फिर यहाँ विश्व में जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इतने सक्रिय ज्वालामुखी अगर आप याद कर लिए हैं तो आपको अगर एक उदाहरण कहीं मिलेगा तो आप उसको पहचान लेंगे। इसमें 2 तरह से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सक्रिय है, या कौन प्रसुप्त है, या कौन शांत है। या तो है या तो नहीं है। 2 टाइप के प्रश्न इसमें बन जाते हैं। इसके अलावा वो है कहाँ, दूसरा प्रश्न। अब देखिए बात वही है, लेकिन पलटावी प्रश्नों के तहत
इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, इससे इसकी उत्पत्ति है, इससे इसकी उत्पत्ति है, तो अथवा है या नहीं वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत सावधानी से जब आप अध्ययन करेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। और याद करने के तरीके में इसको मैप में जब आप भर लेंगे तो और अच्छी तरह से याद। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम ठीक उसी जगह पे उसको भरें, हाँ अंदाज होना चाहिए कि हाँ वो स्थान वहीं है। पता चले कि यहाँ पे आपको हवाई द्वीप में किसी चीज़ को भरना है तो उसी के आसपास ही आप भरें। जैसे प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में हवाई द्वीप है, तो वहाँ आप भरे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। किलायु, अब ये सब सक्रिय ज्वालामुखी ही है। किलायु हवाई द्वीप पे है। लांगीला पपुआ न्यू गिनी द्वीप पे है। पपुआ और न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी क्षेत्र जो है ये आप पहचान इसकी किए हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। सुमेरु या समेरु जावा, माउंट एटना इटली, स्ट्राम्बोली इटली का लिपारी द्वीप, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, माउंट इरेबस अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर और जागृत ज्वालामुखी, ये भी आप सोच रहे होंगे कि कैसे वहाँ पे जागृत ज्वालामुखी आ गया, तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वहाँ पे कार्यरत है और उसी के आधार पर वहाँ भी विनाशात्मक प्लेट पाई जाती हैं, जिसके कारण से वहाँ भी जागृत ज्वालामुखी है। जैसे आप पढ़ते हैं कि ओजोन का क्षरण सबसे अधिक अंटार्कटिका पे होता है, लेकिन अभी आपसे कोई पूछ ले कि अंटार्कटिका पे ओजोन क्षरण कैसे हो गया, जब वहाँ पर न तो जनसंख्या है, न तो CFC निकल रही है, न तो CO2 निकल रही है, तो हो कैसे गया वहाँ पे अंटार्कटिका पे सबसे अधिक क्षरण। तो ये ज्ञान की बात है, जब आप उसके बारे में जानते रहेंगे और सही तर्क देंगे, उसका एक दूसरा कारण बनता है जो प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित होता है। तो माउंट इरेबस अंटार्कटिका, बैरन द्वीप ये आपके यहाँ का एक ज्वालामुखी है, जागृत आपके देश का है, इस नाते इसको जानना जरूरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। मोना लोआ, किलायु दोनों हवाई द्वीप के हैं और यहाँ पर मोना लोआ लिखा गया था और यहाँ पर दिया गया। और ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली दक्षिण अमेरिका में उसकी सीमा बनाता है, ओजस डेल सलाडो। और फिर माउंट एरेबस ये फिर अंटार्कटिका पे आ गया, 2 बार लिख दिया गया है। रास द्वीप, वहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिण में एक द्वीप है, उससे थोड़ा सा अलग क्षेत्र में है, इस नाते रास द्वीप पर ये है। तो ये पहला जो आपका पार्ट था, अभी आधा इसमें हुआ है, ज्वालामुखी में सक्रिय तक आप पहुँचे हैं, अभी प्रसुप्त, शांत और इसका विश्व वितरण दूसरे में देख लीजिएगा। इसमें से अगर कुछ नोट करना हो नोट कर दीजिए, नहीं तो हम फिर आगे बता दें।